नमस्कार, मैं हूं सौरभ सचाना। आप देख रहे हैं देवास लाइव और आज हम हैं बीजेपी कार्यालय में और हमारे साथ में हैं बीजेपी के जिला अध्यक्ष राजीव जी खंडेलवाल जी। नमस्कार भाई साहब, स्वागत है आपका। और चर्चा कर लें आज जी। पांचों विधानसभा के बारे में, बीजेपी की जी। स्थिति के ऊपर। हवा बता रही है कि बीजेपी इस वक्त मुश्किल में है, ऐसा कह रहे हैं लोग, क्या कहेंगे? निश्चित रूप से देवास जिले में भारतीय जनता पार्टी ने जो बूथ मैनेजमेंट का काम पिछले दिनों किया है और उस बूथ मैनेजमेंट के आधार पर मैं कह सकता हूं कि पांचों विधानसभा भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने वाली है। देवास से शुरू करते हैं। जी। देवास विधानसभा 1990 से बीजेपी के पास है, लेकिन इस बार थोड़ी चुनौती बड़ी ही बताई जा रही है। कांग्रेस ने कोई मजबूत कैंडिडेट खड़ा कर दिया है, प्रदीप चौधरी जी को। ऐसे में आपकी क्या तैयारी है? निश्चित रूप से मैं आज अगर कहूं कि देवास हमारी A+ की सीट है और A+ की सीट होने के कारण निश्चित रूप से हम बहुत अधिक मतों से जीतने वाले हैं। रहा सवाल एक कि कोई कांग्रेस, पहले तो देवास में कोई चुनौती नहीं है और मेरा तो ये मानना है कि जो हमने काम किए हैं, जो हमारा बूथ मैनेजमेंट है, जो निरंतर नगर निगम का चुनाव हो, चाहे पार्षदों का चुनाव हो, चाहे जिला दूसरे कोई चुनाव हो, सब चुनाव में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीती है और कांग्रेस के पास तो कई पोलिंग एजेंट भी नहीं मिलेंगे, ऐसी स्थिति में है देवास। अच्छा, भैया, दोनों पार्टी की अगर बात की जाए तो ये कहा जाता है कि दोनों ही पार्टियों के जो संगठन हैं वो अभी अपने प्रत्याशियों के लिए इतने मजबूती से खड़े नहीं हैं। मतलब कांग्रेस का तो है ही, हालांकि ये कांग्रेस से सवाल पूछेंगे हम, लेकिन भाजपा का जो संगठन है, भाजपा के पदाधिकारी बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आ रहे हैं। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का काम करने का जो तरीका है बूथ मैनेजमेंट का है। जी। हमने हमारे बूथ पर सेक्टर बनाए, सेक्टर के आधार पर एक एक वरिष्ठ नेताओं को एक एक 3-3 वार्डों का एक एक सेक्टर बनाकर जी। जिम्मेदारी दी है। जनसंपर्क और जनसंवाद ऐसे 2 अभियान निरंतर विधानसभा के चुनाव में हम चला रहे हैं और उस आधार पर मैं कह सकता हूं कि बूथ मैनेजमेंट में हमारे सारे पदाधिकारी, सारा संगठन, सारी व्यवस्थाएं लगी है और निरंतर बूथ पर हम बैठ के लेकर बूथ पर हमारे जनसंपर्क के कार्यक्रम चल के हम जनता के बीच में जाकर अपनी बात रख रहे हैं। अच्छा, कई समाजों की बैठकें भी हुई हैं और उन समाजों से भी मदद मांगी जा रही है। और देखा जाए तो सोशल मीडिया पे भी एक तरह का वार चल रहा है। सोशल मीडिया पे भी आरोप प्रत्यारोप खूब सारे लग रहे हैं। कांग्रेस के कैंडिडेट को 11वीं फेल बताया जा रहा है। तो ये सब चीज़ें चल रही है, तो सोशल मीडिया का इस बार जम के उपयोग हो रहा है। निश्चित रूप से आज के दौर की राजनीति में सोशल मीडिया का अपना एक स्थान है और उसके अंतर्गत अपनी अपनी बातें रखने का सारा मामला रहता है और अपनी अपनी बात हर पक्ष का व्यक्ति रखता है। कोई साझा जानकारी के साथ माध्यम से सारी चीज़ें करके बतलाता है, पर मेरा तो ये मानना है कि सोशल मीडिया का उपयोग सकारात्मक दृष्टिकोण में होना चाहिए। जो हमने विकास कार्य किए हैं, जो हमने जनता के बीच में काम किए हैं, जिन जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से समाज में हमारी उपस्थिति है, हमारी विश्वसनीयता है, हमारी सकारात्मकता है, हमारी सक्रियता है, उस आधार पर समाज में वो सारे कंटेंट जाना चाहिए। मैं नकारात्मक कंटेंट को कभी भी मैं पॉजिटिव नहीं समझता और समाज में जो इस प्रकार की नकारात्मकता की बात करते हैं, मैं उनसे सबसे कहना चाहता हूँ कि ये चुनावी माहौल है, जनता और समाज के बीच में हमारी उपस्थिति दर्ज कराना है। सत्य और असत्य की चुनाव है और एक राष्ट्रवादी दल होने के नाते हम सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ समाज में हमारी प्रस्तुति करते हैं। अच्छा, ऐसा पहली बार हो रहा है कि सोशल मीडिया में जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, भले वो कॉमेडियन हो या क्षेत्रीय भाषाओं के बोलने वाले लोग हों, उनका उपयोग बीजेपी कर रही है। निश्चित रूप से हर प्रकार के तो कॉमेडियन जिताएंगे आपको? हर प्रकार की अपील करने का अधिकार सबको है। हर प्रकार की दृष्टिकोण के साथ बात करने का अधिकार सबको है। सबको अधिकार है कि अपनी अपनी बात हर प्रकार से प्रस्तुत की जाए। समाज में जिस कंटेंट को लोग पसंद करते हैं, जिन लोगों को वो समझते हैं, सरलता से सुनते हैं, समझते हैं, उनको अगर सकारात्मक दृष्टिकोण में कोई अपील करता है तो कोई, मैं नहीं मानता इसमें कोई लेकिन बुरी 30 बात साल है। से राज है, उसके बाद भी ऐसा उपयोग करना पड़ रहा है। घर घर तो वैसे भी जान पहचान है आपकी। निश्चित रूप से समाज में हर जब चुनाव लड़ा जाता है तो चुनाव लड़ने के कारण सारी बातें समाज के बीच में जाना चाहिए और नए नवाचार करते हुए पार्टी चुनाव लड़ती भी है।
तो उस नवाचार में अगर किसी बात को कोई प्रस्तुत कर रहा है, कोई अपील कर रहा है, तो अपील करना सबको अधिकार अच्छा, है। सांसद जी देवास की विधानसभा में कहीं नजर नहीं आए, ना नामांकन में नजर आए, ना विधानसभा में साथ में नजर आ रहे हैं, जबकि हाटपिपलिया की बात हो तो वहाँ पर नजर भी आए थे। तो देवास विधानसभा से दूर है क्या वो अभी कुछ? मुझे ऐसा नहीं लगता। देवास में वो निवास करते हैं, देवास में वो रहते हैं और पार्टी के जो बताए हुए काम है वहाँ करने का पूरा प्रयास करते हैं। और जहाँ तक रहा सवाल देवास का, तो देवास में भी नियमित उनका संवाद और संपर्क निरंतर चल रहा है। और मुझे लगता है कि ऐसी कोई बात नहीं कि कोई ऐसा दृष्टिकोण भी नहीं है कि इस चीज़ से कोई परेशानी हो। ठीक है, सोनकच पे आते हैं। सोनकच में राजेश सोनकर जी इंदौर के रहने वाले हैं और उनको आपने यहाँ पे टिकट दिया है। कितना संगठन उनके साथ में इस समय चल रहा है और दावा क्या है? निश्चित रूप से राजेश सोनकर जी हमारे आकांक्षी विधानसभा के उम्मीदवार 2.5 महीने पहले आए थे और मुझे बताते ये भी हर्ष हो रहा है कि हमारे उम्मीदवार ने 200 गांवों का पूर्ण दौरा कर लिया है और दौरे में बहुत तेज़ी से हम पूरी विधानसभा कवर करके काम कर रहे हैं। चूँकि वहाँ पर एक कांग्रेस के नेता सज्जन वर्मा 3-4 बार से वहाँ के विधायक रहे हैं और उनने जिस प्रकार से सोनकच्छ के विकास को अनदेखी की है, जिस प्रकार से लोगों में अराजकता फैलाई है, जिस प्रकार से उनका संवाद है, जिस प्रकार से वो धर्म के खिलाफ बेबाकी से कुछ भी बोल सकते हैं, ऐसे में ऐसा लगता है कि ऐसा जनप्रतिनिधि जो कहीं कहीं अराजकता फैलाता है, जो कहीं न कहीं गलत बातें करता है, अपने नेताओं को गाली बकता है, कार्यकर्ताओं को गाली बकता है, और ऐसे करने में वो निश्चित रूप से सारी चीज़ें देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि इस बार सोनकच्छ की जनता ने मन बना लिया है कि वहाँ भारतीय जनता पार्टी के योग्य, सहनशील, सरल, सक्रिय, सकारात्मक दृष्टिकोण वाले डॉक्टर राजेश सोनकर जी को प्रचंड बहुमत से विजयी अच्छा, शुरू बनाएंगे। में कुछ विरोध भी हुआ था। राजेंद्र वर्मा जब पूर्व विधायक है, उनकी टीम ने विरोध किया था, तो विरोध अभी भी कायम है कि आपने समझौता करा निश्चित दिया रूप है? से मैंने सारी बातें राजेंद्र वर्मा जी के घर जाकर बातचीत की। उन्होंने भी कहा है कि पार्टी मेरी माँ है और पार्टी के खिलाफ कोई भी अगर इस प्रकार का वातावरण बनाने का प्रयास करेगा तो वो राजेंद्र वर्मा का समर्थक नहीं हो सकता। और ऐसा करके सारे लोगों से बातचीत हुई, फिर वो क्षेत्र में आए, क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के साथ संवाद हुआ, संपर्क हुआ और सारे लोग अपने अपने शक्ति केंद्रों पर, सेक्टरों पर काम प्रारंभ कर दिया। अच्छा, ये आपकी आकांक्षी विधानसभा है, तो ऐसे में कोई स्टार प्रचारक संभावित हैं आगे? निश्चित रूप से आगे योगी आदित्यनाथ जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, कैलाश विजयवर्गीय जी, और हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के कोई बड़े नेता स्मृति ईरानी और नितिन गडकरी जी, ऐसे विभिन्न जो हमारे स्टार प्रचारक हैं उनके कार्यक्रम बन रहे हैं और निश्चित रूप से 2-4 दिन में वो कार्यक्रम की घोषणा होगी। और इस बार नवाचार करा है भारतीय जनता पार्टी ने कि कोई भी नेता आएगा तो दिन भर में 2 विधानसभा कंटिन्यू सुबह से शाम तक का दौरा बनाएगा। छोटी छोटी सभाओं के माध्यम से निरंतर क्षेत्र में रोड शो के, बड़े बड़े रोड शो के माध्यम से संवाद और संपर्क होगा और उस माध्यम से हम इस बार डायरेक्ट नीचे के मतदान केंद्रों की कनेक्टिविटी सभाओं में करके कार्यकर्ताओं से, आम जनता से संवाद करने वाले अच्छा, हैं। सुनने में आया कि देवास भी आ रहे हैं योगी जी। देवास योगी जी का अभी कार्यक्रम नहीं बना है। अगर उनका कार्यक्रम दिन भर का बनता है तो देवास भी आ सकते हैं योगी जी, लेकिन अभी तो संभावना सिर्फ इतनी है कि उनका कार्यक्रम सोनकच्छ और हाटपिपलिया में जहाँ के उम्मीदवारों ने अपनी डिमांड बताई थी, जी। उस आधार पर हमने वहाँ उनका प्रस्तावित दौरा किया है। चूँकि वो बहुत बड़े नेता हैं, इसलिए ज़िले में कहीं भी ऐसी सेंटर पॉइंट पर वो आएंगे जहाँ से 5 विधानसभाओं को कवर किया जा सकता है। कितना आश्वस्त हैं आप सोनकर जी की जीत के प्रति? 100%, 110% में कितने अंतर से आश्वस्त जीत हूँ। सकते हैं? मैं 15 से 20 हज़ार मतों से हम सोनकच्छ विधानसभा जीतने वाले हैं। ठीक है, हाटपिपलिया पे आ जाते हैं। हाटपिपलिया में आपके प्रत्याशी हैं मनोज चौधरी, और दूसरी बार आपने खड़ा किया है उनको। उनकी जीत के प्रति कितने आप आश्वस्त हैं? कितने विकास के काम वो कर पाए हैं अब तक? निश्चित रूप से भाई मनोज चौधरी जी भारतीय जनता पार्टी के उपचुनावों में भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुए, उसके बाद से निरंतर उन्होंने जिस प्रकार से विकास कार्य के नए आयाम स्थापित किए और मुझे ऐसा लगता है कि जो 10 सालों में विकास होना था उसने 3.5 साल में करके बतलाया है। इसलिए विकास की दृष्टि से आज हाटपिपलिया विधानसभा में चारों तरफ विकास के नए आयाम स्थापित हुए हैं। सिंचाई परियोजना से सारे गांव जुड़े और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत विकसित विधानसभा
दिखने वाली है हाटपिपलिया बताया विधानसभा। ये भी जा रहा है कि करणी सेना को लेकर के थोड़ी चिंता है, बीजेपी को कई बार विरोध भी किया है, राजपूत समाज भी नाराज चल रहा है बीजेपी से। इस विषय में कोई आपने राजपूत समाज हमारा समर्थक है। राजपूत समाज हमारे साथ है। राजपूत समाज राष्ट्रीयता के साथ है। राजपूत समाज निरंतर हिंदुत्व की लड़ाई लड़ता है। इसलिए मुझे पूर्ण विश्वास है कि करणी सेना हो या राजपूत समाज के लोग हों, वो हिंदुत्व की विचारधारा को लेकर भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन करते हैं, करते रहेंगे। तो खातेगांव जो विधानसभा है, अब उसमें आशीष शर्मा के सामने दीपक जोशी खड़े हैं, और दीपक जोशी आप ही के नेता हुआ करते थे एक ज़माने में, और काफ़ी बड़े नेता माने जाते हैं जिले में भी। ऐसे में वहाँ कितनी चुनौती समझते हैं? भारतीय जनता पार्टी में विचारधारा को लेकर काम करने वाला कार्यकर्ता हमारा नेता होता है। भारतीय जनता पार्टी में विचार को आगे बढ़ाने वाला हमारा नेता होता है। निश्चित रूप से उन्हें जनसंघ के ज़माने से जोशी परिवार ने भारतीय जनता पार्टी को सींच कर बड़ा करने का काम किया, पर जो कभी कोई विचारधारा छोड़कर परिवार से चला जाता है तो उसके बारे में हम बहुत ज़्यादा विचार नहीं करते। इसलिए खातेगांव हमारे लिए कोई चुनौती नहीं, क्योंकि आशीष शर्मा का अगर रिपोर्ट कार्ड की बात करूं तो विकास कार्य के साथ साथ एक संवेदनशील, एक निरंतर कार्यकर्ताओं से संवाद और संपर्क रखने वाला, निरंतर जनता और समाज के बीच में रहने वाला, निरंतर क्षेत्र के विकास की चिंता करने वाला, एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में आज तक विधायक के रूप में अपना काम करने वाला, सरल, सहज और बहुत गंभीर व्यक्तित्व का धनी है भाई आशीष शर्मा। और उसका जब रिपोर्ट कार्ड देखता हूँ तो 101% निश्चित रूप से लगता है कि एक ऐसा जनप्रिय नेता क्षेत्र में है जो निरंतर समाज और जनता के बीच में काम करने बीच में बीजेपी ने आदिवासियों पर काफ़ी फोकस किया, और ये एक ऐसी सीट है जिसमें आदिवासी काफ़ी संख्या में मौजूद है, लेकिन जो खबरें आ रही हैं वो आ रही हैं कि आदिवासियों का रुख कांग्रेस और दीपक जोशी की तरफ ज़्यादा हो रहा है। इस विषय में आपने कोई होमवर्क किया है? मैं पिछले 3 सालों से निरंतर बागली विधानसभा में, चाहे वो नंद कुमार सिंह जी चौहान जी के जाने के बाद का खातेगांव की उपचुनाव, बात कर रहा हूँ मैं। खातेगांव में जी। खातेगांव में तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी पूरे मनोभाव से आदिवासी क्षेत्र में भी काम कर रही है। करीब 35 से 36 पोलिंग मतदान केंद्र आदिवासी क्षेत्र के आते हैं। हमने निरंतर संघ परिवार के माध्यम से, भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से, विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से, विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से, विभिन्न विकास कार्यों के माध्यम से आदिवासियों में के बीच में बहुत काम करने का प्रयास किया है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी जो निरंतर आदिवासियों को सम्मान दिलाने का काम किया, आदिवासियों के उत्थान के लिए काम किया और आदिवासियों का हक उनको वाजिब मिले इसके लिए काम किया है। और आज का आदिवासी वर्ग शिक्षा के क्षेत्र में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है, और मुझे ऐसा लगता है कि आदिवासी वर्ग निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के साथ एक नेमावर हत्याकांड हुआ था जिसके बाद काफ़ी नकारात्मकता फैली थी बीजेपी के प्रति, क्योंकि वो जो आरोपी थे वो बीजेपी से जुड़े बताए जा रहे थे। कोई उसका असर शायद पड़ा? आपको जानकारी नहीं है, वो आरोपी जितने भी थे वो कांग्रेस के पदाधिकारी थे। अच्छा। और कांग्रेस के पदाधिकारी प्रामाणिक पदाधिकारी थे कांग्रेस के। रहा सवाल उसका हत्याकांड का, आम समाज में कोई लेना देना नहीं था। वो निजी झगड़े, निजी होने के कारण वो सब हत्याकांड हुआ था। और जैसे ही वो हत्याकांड हुआ पुलिस ने बहुत मेहनत से उस पर सफलता पाई और जिन्होंने वो हत्याकांड किया था उसको गिरफ्तार किया। लेकिन जांच सीबीआई को देनी पड़ी। निश्चित रूप से जब कोई बात समाज में गलत तरीके से प्रस्तुत की जाती है तो उसका प्रामाणिकता के साथ सीबीआई को देकर उसका प्रमाण के साथ सारी चीज़ें समाज में आए, सारे बिंदु समाज के सामने स्पष्ट हो। और निश्चित रूप से जांच में ये सब पाया गया कि इसमें किसी प्रकार का भी कोई राजनीतिक षड्यंत्र नहीं था। इस कारण से जिनने उनकी हत्या की थी उनको गिरफ्तार भी किया, उन पर कार्रवाई भी हुई और उन पर सजा भी हुई। यानी वहाँ का कैंडिडेट भी आपका सेफ है? जी। बागली पे आते हैं। बागली में आपने ऐसा कैंडिडेट दिया है जो शिक्षक रहे हैं, हालांकि वो लगातार बाहर रहे हैं, बाहर पदस्थ रहे, वहाँ आप जीत के प्रति कितना आश्वस्त है, क्योंकि आपने वहाँ पर सिटिंग विधायक पहाड़ सिंह कन्नौजिया का टिकट काटा है। ये बात तो तय है कि उन्होंने ठीक से काम नहीं किए होंगे तभी उनका टिकट कटा है, तो उस क्षतिपूर्ति को आप कितना पूरा कर पाएंगे? भारतीय जनता पार्टी की बागली विधानसभा
हमारी आदिवासी क्षेत्र की जनसंघ के ज़माने से भारतीय जनता पार्टी की रही है। स्वर्गीय कैलाश जोशी जी, स्वर्गीय नंद कुमार सिंह जी चौहान जी, स्वर्गीय देवड़ा जी, ऐसे हमारे सब पुरोधा जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को सींच कर वहाँ पर एक एक कार्यकर्ता के रूप में काम किया है। मैं पिछले 3 सालों से निरंतर प्रवास और के माध्यम से एक एक बूथ तक मेरा प्रवास बागली विधानसभा में हुआ है। वहाँ का देवतुल्य कार्यकर्ता विचार के लिए काम करता है। जब दीपक जोशी जी भारतीय जनता पार्टी छोड़ के गए तो मुश्किल से 4-5 लोगों ने भारतीय जनता पार्टी छोड़ी और सबने उनको स्पष्ट कर दिया कि भैया हम विचारधारा के साथ आपके साथ थे, हम व्यक्तिगत आपके साथ इस बात के लिए नहीं थे कि हम अपनी विचारधारा छोड़कर उस कांग्रेस जैसी भ्रष्ट विचारधारा में सम्मिलित हों। अच्छा, पहाड़ सिंह कन्नौजे जी का टिकट क्यों काटा गया? निश्चित रूप से केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व के पास समय समय पर सारी चीज़ों स्पष्ट होती हैं, सारी रिपोर्ट जाते हैं, सारे सर्वे जाते हैं, सारी व्यवस्थाएं जाती हैं और ऐसे में जब सारी बातें निकल कर आती हैं तो कोई भी सीटिंग एमएलए का टिकट करता है तो उसकी सारे मूल्यांकन प्रदेश संगठन और राष्ट्रीय नेतृत्व करता है और उस आधार पर होता है। मुझे नहीं लगता विकास कार्य में आदरणीय पहाड़ सिंह जी ने भी कोई पीछे छोड़ा होगा। कई प्रकार के विकास कार्य के 5,500-6 हज़ार करोड़ की सिंचाई परियोजना बागली क्षेत्र में आई। सीता धारा जी का घाट आदरणीय पहाड़ सिंह जी ने बनाया। वो राम सीता पथ उन्होंने बनाया। सीता वन का विकास उन्होंने किया। ऐसे कई विकास कार्य के इतिहास पहाड़ सिंह जी के माध्यम से हुए, पर सारा टिकट किसको देना है नहीं देना है ये प्रदेश और केंद्र नेतृत्व के हाथ में। और इतना आदरणीय और इतने ऐतिहासिक नेता होने के बाद भी टिकट कटा। हालांकि एक बड़ा वहाँ पर प्रधानमंत्री आवास योजना में घोटाला भी हुआ जिसमें लोकायुक्त में एफआईआर दर्ज हो चुकी है जी। क्या यही कारण है कि वहाँ पे निश्चित रूप से आप लोगों के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि जो घोटाला हुआ है वो कांग्रेस के नगर पंचायत अध्यक्षों के कार्यकाल में हुआ। वो जब दीपक जोशी जी मंत्री थे उस समय जो तत्कालीन सीएमओ रहे उनके माध्यम से वो सारा घटनाक्रम हुआ और उसकी बाकायदा हमने जांच कराई। जांच कराने के बाद रिपोर्ट प्रस्तुत की। रिपोर्ट के बाद लोकायुक्त कराई। हमारी सरकार में सारा मामला हुआ और पहली बार कांटाफोड़ क्षेत्र में ऐसा हुआ कि जो प्रधानमंत्री आवास में घोटाला हुआ था उस पर लोकायुक्त भी हुई और पुनः जो हितग्राही वंचित हो गए थे उसकी किस्तों से उनको नया आवंटन के साथ उनको किस्तें उपलब्ध कराने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। अच्छा, ये जो कांग्रेस के जो वहाँ पर कैंडिडेट हैं उनसे कितना मुकाबला मानते हैं आपके कैंडिडेट का वहाँ पर बागली में? बागली में कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं है। बागली में कांग्रेस के पास कोई नीचे कोई स्ट्रक्चर नहीं है। बागली में कांग्रेस के पास कोई नीचे मतदान केंद्र पर कोई कार्यकर्ता नहीं है। वो तो सिर्फ एक हवा हवाई हिसाब से जैसे परंपरागत वो लड़ते आए हैं वैसी कार्य पद्धति में लड़ने का प्रयास कर रहे हैं। कई कांग्रेसी मित्र जो परंपरागत पहले से बहुत संघर्ष भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ करते रहे वो बहुत सारे कांग्रेसी नेता मेरे संपर्क में हैं और उनका कहना है कि दीपक जोशी बीजेपी में भी परेशान करता था, कांग्रेस में जाके भी हमको परेशान कर रहा है, पर इस बार दीपक जोशी की हम बागली में चलने नहीं देंगे। मतलब आपको कहीं ना कहीं खुटका है कि बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकते हैं दीपक जोशी बागली में भी? नहीं, मुझे कोई खुटका नहीं। ये तो कांग्रेसियों की मानसिकता में बता रहा हूँ जो मेरे से संवाद कर रहे हैं, संपर्क में है मेरे, उनके जो वक्तव्य हैं उस आधार पे मैं बता रहा हूँ कि उनको लगता है कि उनको पहले भी पता था कि हमारा संघर्ष था, पर इतने सालों के संघर्ष का परिणाम ये रहा कि जिसको वो चाहते थे उसको टिकट नहीं मिला, दूसरे को टिकट मिल गया। इस वजह से वो नाराज हैं और मुझे ऐसा लगता है कि इस बार हम भारतीय जनता पार्टी सर्वाधिक मतों से अगर कोई विधानसभा हम जीतेंगे तो बागली विधानसभा है। सर्वाधिक मतों से जी। यानी देवास कम से जीतेंगे? हाँ। तो देवास में 1 लाख का दावा है। 1 लाख का भी दावा हो सकता है, उससे ज़्यादा भी हम वहाँ जीत सकते हैं बागली विधानसभा। अच्छा, लेकिन मतलब कम है ना, जनसंख्या की बराबर नहीं? 2,64,000 मतदाता है जी, तो बड़ा दावा है मतलब एक तरह से। दोनों विधानसभा बड़े। दोनों विधानसभा बड़े मतों अच्छा, से। 5 विधानसभा में आपका कितना दावा है? 5 जीतेंगे आप? 5 भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। कांग्रेस को एक भी नहीं देंगे? कांग्रेस को नहीं दूंगा।
सरकार भी आप ही की आ रही है। सरकार 2/3 बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की तो ये सरकार थे बन बीजेपी रही के है। जिलाध्यक्ष राजीव जी खंडेलवाल। दावा है कि हम 5 विधानसभा देवास जिले की जीतेंगे और इनके जो कैंडिडेट खड़े हुए हैं वो सभी मानकों पर खड़े उतरते हैं और जनता उनके पक्ष में वोट जरूर करेगी। खंडेलवाल जी, आप हमारे साथ जुड़े हैं, हमसे बात किए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार।